आज प्लेटो के साम्यवाद की व्याख्या में संपत्ति का साम्यवाद एवं परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद। तो सबसे पहले जो है संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति का निषेध करता है। वह इन दोनों वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य के अभिभावक के नाम से संबोधित करता है। सोना और चांदी तो उनको अपने देवताओं द्वारा नित्य ही अपनी आत्मा के भीतर प्राप्त है, अतः उनको मृत्युलोक की निम्न कोटि की धातु की कोई आवश्यकता नहीं है। मर्त्यलोक की धातु के मिश्रण द्वारा अपने को अपवित्र करना उन्हें सहन नहीं होना चाहिए। सारे नगर निवासियों में से इन्हीं के लिए सोने चांदी के हाथ में लेना अथवा स्पर्श करना, उनके साथ एकत्र एक छत के नीचे रहना या आभूषणों के रूप में उनको अपने अंगों में धारण करना अथवा सोने चांदी के पात्रों का पीने के लिए उपयोग करना अवैध होगा। इस प्रकार रहते हुए अपने भी रक्षा कर सकेंगे और अपने नगर की भी। परंतु जब कभी वे अपनी भूमि, धन और घर उपार्जित कर लेंगे, तब वे अपने अन्य नागरिकों के सहायक बने रहने की अपेक्षा उन पर द्वेषपूर्ण अत्याचार करने वाले शासक बन जाएंगे। उनके जीवन के सारे दिन नागरिकों से घृणा करने में और उनके द्वारा घृणा किए जाने में, उनके विरुद्ध कुचक्र रचने में, उनके द्वारा रचे कुचक्रों का पात्र बनने में तथा बाह्य वैदेशिक शत्रुओं की अपेक्षा आंतरिक शत्रुओं के भय से त्रस्त रहने में ही बीतेंगे। और इस प्रकार अंत में वे अपने तथा अपने राष्ट्र के सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्लेटो के उपरोक्त कथन में संपत्ति के साम्यवाद के राजनीतिक तथा व्यावहारिक आधार पर जोर दिया गया है। इससे उसकी यह मान्यता प्रकट होती है कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की शक्तियों की प्रभुता शासक वर्ग को भ्रष्ट करती है। राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को अलग अलग रखते हुए प्लेटो चाहता है कि आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए व्यक्ति राजनीतिक शक्ति में कोई भाग न लें और जो राजनीतिक सत्ता के स्वामी हों वे कोई अधिक हित न रखें, वे कोई आर्थिक हित न रखें। जैसा कि सेबाई ने लिखा है कि प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। प्लेटो के साम्यवाद का प्रेरक तत्व आज के समाजवादी काल्पनिक राज्यों यूटोपिया के प्रेरक तत्व से बिल्कुल विपरीत है। प्लेटो आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए शासन का उपयोग नहीं करता। वह शासक के एक विक्षोभकारी तत्व को हटाने के लिए आर्थिक समानता स्थापित करना चाहता है। अभिभावक वर्ग के लिए ऐसे अपरिग्रह का विधान बनाने का एक कारण अन्य भी है। प्लेटो केवल उन्हीं व्यक्तियों को रक्षा और शासन की बागडोर सौंपना चाहता है जो साहस और बुद्धि से भरपूर हों। दूसरे शब्दों में बुद्धि की श्रेष्ठता को शासन में भाग लेने की एकमात्र योग्यता है। उसके विचार हैं कि यदि
राज्य में संपत्ति संग्रह की प्रत्येक को खुली छूट दे दी जाए तो यह संभव है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार ज्ञान या सद्गुण न रहकर संपत्ति हो जाएगी। उसकी दृष्टि में निजी संपत्ति का विनाश इस बात की गारंटी है कि सरकारी पदों पर लोग अपने गुणों के कारण आएंगे, न कि अपनी शक्ति के आधार पर। इसी युक्ति को सेबाइन ने इस तरह स्पष्ट व्यक्त किया है कि सरकार के ऊपर धन के भयानक प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। हारमान ने भी लिखा कि प्लेटो अपने जीवन में आर्थिक विषमता के दुष्परिणामों को देख चुका था और यह भी देख चुका था कि व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत आर्थिक लाभ राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष के आधारभूत कारण हैं। अतः उसने शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद की योजना प्रस्तुत की ताकि उनमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त के लिए कोई प्रतिद्वंदिता न रहे। परिवार का साम्यवाद, परिवार अथवा पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो ने अभिभावक गण के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ उन्हें निजी परिवार का त्याग कर सारे राज्य को अपना बृहद परिवार मानने के लिए कहा। इसमें प्लेटो का उद्देश्य यह था कि शासन और सैनिक वर्ग कंचन के समान कामिनी के मोह से भी मुक्त होकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करें। प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है और मनुष्य इसके लिए अनेक प्रकार के अनुचित और अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। सेबाइन के शब्दों में संपत्ति की भांति ही प्लेटो विवाह का भी उन्मूलन करता है। यहाँ भी उसका यही उद्देश्य है। प्लेटो का विचार है कि मोह पारिवारिक स्नेह बंधनों के कारण जन्मता है। यदि शासक परिवार के प्रति अनुरक्त होंगे तो वे राजकाज की ओर पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे। संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी एवं संकीर्ण बनाती है। यह संपत्ति संबंधी आकांक्षा से भी अधिक घातक है। घरों पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध नहीं हो सकता। घरों की शिक्षा बच्चों को इस योग्य नहीं बना सकती कि वे राज्य की पूरी निष्ठा के साथ सेवा कर सकें। पुनः सेबाइन के ही शब्दों में विवाह के संबंध में प्लेटो का एक और उद्देश्य था। पुरुष प्रायः बड़ी लापरवाही से संभोग करते हैं। इस तरह की लापरवाही घरेलू जानवरों तक में भी नहीं पाई जाती। किसी भी जाति की उन्नति तभी हो सकती है जबकि उसके स्त्री पुरुषों की संभोग क्रिया नियंत्रित हो और केवल कुछ चुने हुए स्त्री पुरुषों को संभोग करने और संतान उत्पन्न करने की अनुमति दी जाए। परिवार के उन्मूलन के पक्ष में प्लेटो का एक तर्क और यह है कि नारी जाति की विमुक्ति। प्लेटो के समय में यूनान में नारी जात की दशा अत्यंत शोचनीय थी। उन्हें घर की चाहर दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उनका कार्य क्षेत्र
मकान की दीवारों और परिवार की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। प्लेटो की यह भी मान्यता थी कि नारी जाति के उत्थान के लिए उनका कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि परिवार अथवा विवाह व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। प्लेटो ने विवाह के अंत की व्यवस्था कर एथेंस में स्त्रियों की स्थिति की आलोचना की है, जिनके कार्यकलाप केवल घरों को चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने तक ही सीमित थे। प्लेटो के विचार में यह अनुचित था। इसके कारण राज्य अपने आधे भावी संरक्षकों की सेवाओं से वंचित हो जाता था। प्लेटो स्त्री एवं पुरुषों में कोई आधारभूत भेद भी नहीं स्वीकार करता। उसके विचार से स्त्रियों में इतनी योग्यता है कि वे राजनीतिक तथा सैनिक कार्य तक में भाग ले सकती हैं। संरक्षक वर्ग की महिलाएं पुरुषों का सारा काम कर सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें पुरुषों की सी शिक्षा मिले और वे सारे घरेलू कामों में छुट्टी पा सकें। उपरोक्त धारणाओं के आधार पर प्लेटो परिवार या पत्नियों के साम्यवाद की योजना बनाता है। आगे इस सिद्धांत का स्वरूप बतलाते हुए उसने कहा है कि संरक्षक स्त्री पुरुषों में कोई अपना निजी घर या परिवार नहीं बनाएगा। कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं कर सकेगा। शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों के समान रूप से पत्नियां होंगी। इनके संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी और न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को। स्पष्ट है कि प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था के अनुसार अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों को विवाह करके स्थायी रूप से परिवार बसाने की आज्ञा नहीं है। सुंदर, स्वस्थ और बलशाली व्यक्ति ही राज्य की आवश्यकता अनुसार संतानोत्पादन के लिए अस्थायी रूप से विवाह कर सकेंगे और उनसे पैदा होने वाले शिशु राज्य के संरक्षण में पाले जाएंगे। वास्तव में प्लेटो सर्वोत्कृष्ट नारियों को राज्य की सेवा के लिए भर्ती करने और उन्हें उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिए गृहस्थ जीवन की चाकरी से स्वतंत्र करना चाहता था। इस प्रकार उसके द्वारा विवाह संस्थान का उन्मूलन करके नारियों के अधिकारों की जोरदार वकालत की। सार रूप में कहा जा सकता है कि प्लेटो ने अपने परिवार या पत्नियों के साम्यवाद की योजना निम्नलिखित 3 कारणों से प्रस्तावित की थी। वह परिवार के घातक एवं संकीर्णवादी क्षुद्र प्रभावों से अभिभावक वर्ग को मुक्त रखना चाहता था। वह नारी की मुक्ति तथा समानाधिकार का पक्षपाती था। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए प्रजनन शास्त्र की दृष्टि से प्लेटो को यह व्यवस्था वांछनीय प्रतीत होती थी। उत्तम संतान पाने के लिए स्त्री पुरुष का यौन संबंध विकसित यौन काल में होना चाहिए। अतः प्लेटो ने व्यवस्था दी है कि स्त्रियां 20 वर्ष की अवस्था से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक राष्ट्र के लिए संतान उत्पन्न करेंगी और पुरुष पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेने के बाद 25 वर्ष की अवस्था से 55 वर्ष की अवस्था तक
राष्ट्र के लिए संतान पैदा करेंगे। तो आज यहीं पर प्लेटो के साम्यवाद का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। यह BA पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस, TGT, PGT, नेट, JRF तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।